यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सिर्फ 1.5 हफ्ते में आरव राठौड़ ने निर्माण विभाग में 12 तोपें और रसायन विभाग में 56 भारी बोरों में बारूद तैयार कर लिया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बारूद में जबरदस्त विस्फोटक क्षमता हो, उसने हर प्रक्रिया को ध्यान से दोहराया। हर कण बारीक और एक समान आकार का होना जरूरी था, ताकि विस्फोट में कोई कमी न हो। साथ ही उसी समय में उसने 150 नए योद्धाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। आरव को न तो धीमी तोप निर्माण गति की चिंता थी और न ही सैनिकों की संख्या की। उसे पता था कि सिर्फ 1.5 हफ्ते बाद सांता राज्य से बड़ी संख्या में शरणार्थी और दास वसुंधरा पहुंचने वाले थे। आज उसने 8 तोपों को नगर की दीवारों पर स्थापित किया और बाकी 4 को ऊपरी क्षेत्र में स्थित मुख्य छावनी भेज दिया। छावनी के पीछे एक खाली मैदान था, जो एक घने जंगल की ओर जाता था। छावनी की ऊंची दीवारों से साफ दिखाई देता था लगभग 80 वर्ग मील में फैला जंगल और फिर एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत। कहा जाता था कि यह पर्वत कम से कम 10,000 वर्षों से शांत है और अब कभी नहीं फटेगा, यानी यह एक विलुप्त ज्वालामुखी था। आरव के लिए यह आदर्श स्थान था जहां उसके सैनिक तोपों का अभ्यास कर सकते थे। आज की योजना थी 4 में से एक तोप का परीक्षण। 2 योद्धाओं ने मिलकर तोप को मैदान में खींच लाया। आरव की मां जैनेट, छोटी मोमो और ग्रेस के साथ साथ कई श्रमिक और सैनिक यह ऐतिहासिक क्षण देखना चाहते थे। उसने उन्हें आने की अनुमति दी, लेकिन सभी सैनिकों को नहीं बुलाया। आखिर नगर की सुरक्षा कौन करेगा? श्रमिकों को ठीक ठीक नहीं पता था कि वे किस चीज का निर्माण कर रहे थे, लेकिन टिम मायर्स, प्रमुख विगिस और उद्योग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भलीभांति जानकारी थी आज क्या होने वाला है। आरव ने मैदान में 7 मजबूत गोल लकड़ी की बाड़ें बनवाईं, जो 3 फीट की दूरी पर थीं। हर घेरे में एक जंगली सुअर रखा गया। फिर उसने तोप संचालन के लिए एक बंदूकधारी और 4 सैनिकों की टीम तैयार की। प्रत्येक तोप के लिए 5 जनों की आवश्यकता होती है। एक तोपची जो बारूद भरता है, एक सैनिक जो अग्नि देता है, 3 अन्य जो सफाई, रॉडिंग और लोडिंग का काम करते हैं। हर तोप रोजाना लगभग 60-75 बार चल सकती थी। सब कुछ समझाने के बाद लक्ष्मण सेनापति और अन्य योद्धाओं ने तोप को चौथे घेरे की ओर लक्ष्य कर तैनात कर दिया। महाराज, हम तैयार हैं, मेजर जनरल जयंत ने कहा। अच्छा, तो चलाओ, आरव ने आदेश दिया। सैनिक ने तोप में आग लगाई, धुआं और कीचड़ उड़ा। फिर धड़ाम, धरती कुछ पल को थर्राए और सभी के कानों में गूंजती आवाजें भर गईं। सब दंग रह गए। ये किस तरह का अस्त्र था? लक्ष्मण सेनापति अवाक रह गए। उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। वो उन युद्धों को याद करने लगे जब वे सीमाओं पर संघर्ष करते थे। प्यूनो महाद्वीप धरती के उत्तर अमेरिका जैसा दिखता था। धरती साम्राज्य आर्केडीना को कनाडा और अलास्का जैसा समझो, और वसुंधरा बेमा वहीं सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित था। डेफरिस और योदन 2 साम्राज्य थे जो धरती से सटे थे, अमेरिका और मेक्सिको की तरह। धरती के पूर्व में कई नगर थे जो एक विशाल द्वीप से जुड़ते थे, जिसे करोना साम्राज्य करोना कहते थे। पश्चिम में अनेक नगर एक और बड़े द्वीप की ओर जाते थे। ये था तेरिके साम्राज्य टेरिक। धरती और देफेरस का पुराना झगड़ा आज भी जारी था। 200 साल पहले युद्ध हुआ था। देफेरस के सैनिक सीमाओं के नगरों पर कब्जा कर वहां के सैनिकों और नागरिकों को बेरहमी से मार डालते थे। इससे धरती साम्राज्य की सीमाएं घटती जाती। लक्ष्मण को आज भी वो दिन याद हैं जब वे बिना नींद के 12 दिनों तक लड़ते रहे थे। हर दिन नई टुकड़ी आती थी, हर दिन नए शव गिरते थे। अगर उस समय ये तोप होती, तो शायद उसके कई साथी आज जीवित होते। आरव तोप के पास गया, जो लक्ष्य था। उसका चेहरा चिथड़े चिथड़े हो चुका था। उसके चारों ओर के सुअर भी मर चुके थे, और अंतिम 2, उनके घुटने फट चुके थे और कानों से खून बह रहा था। उत्तम, आरव ने मन में कहा। सैनिकों की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। अगर ये अस्त्र किसी दुश्मन के पास होता, तो मरने के सिवाय कोई विकल्प न होता। टिम और विगिस तो बच्चों की तरह उछल पड़े। वाह, कमाल है, ये तो जादू है, टिम मायर्स चिल्लाए।
बुनियादी रसायन विज्ञान ने अल्केमी को ही बदल दिया। आरव वर्मा कोई सामान्य राजा नहीं, वह एक दैवीय प्रतिभा है, प्रमुख विगिस बोले। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी और पढ़ने वाला हूँ। रसायन में और भी बहुत कुछ है, लोहे के अलग अलग तापमान, एंथैल्पी और एंट्रोपी, कांच कैसे बना, सब अद्भुत है, टिम बोले। हवा में ही देखो कितने तत्व हैं। ओह भाई, ये तो विज्ञान की क्रांति है। इनकी बातें सुनकर उनके शिष्यों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। आज उन्होंने इतिहास बनते देखा था। भीतर से सब जानते थे, अब वसुंधरा सुरक्षित है, और सबने एक साथ उस ओर देखा, उस युवा राजकुमार की ओर। दैवी प्रतिभा, तोप के परीक्षण के बाद आरव राठौड़ ने लक्ष्मण सेनापति को आदेश दिया कि सैनिकों को प्रतिदिन तोप चलाने का अभ्यास कराया जाए। हर सप्ताह लक्ष्मण एक ऐसा कार्यक्रम बनाते जिसमें सभी 480 सैनिकों, 330 पुराने और 150 नए, को बारी बारी से अभ्यास करने का समय मिले। सभी को हफ्ते में कम से कम 3 बार तोप चलाने का अवसर मिलता। आरव अपनी मां जैनेट का हाथ बाएं हाथ से और लूसी का हाथ दाएं हाथ से थामे बैरक के आसपास टहल रहे थे। भाई आरव, क्यों न हम महल चलें? लूसी ने मासूमियत से पूछा। बेटा, हम लोग अब वापस घर क्यों नहीं जा रहे? जैनेट ने भी हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। आरव और लक्ष्मण ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत अपनी निगाहें फेर लीं। दोनों महिलाओं को कुछ तो शक हुआ, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। लूसी की लज्जा भरी मुस्कान देखकर आरव की मुस्कान और गहरी हो गई। इधर जैनेट ने महसूस किया कि वो अब तीसरा पहिया बन चुकी हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण और ग्रेस का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गईं। उन्हें यह नहीं दिखा कि लक्ष्मण के गालों पर कैसी गहरी लाली छा गई थी, लेकिन ग्रेस ने देख लिया। ग्रेस थोड़ी आगे बढ़ गई और मोमो को लेकर तेजी से महल की ओर चल पड़ी। अब जैनेट थोड़ी असहज सी लगी। उन्होंने एक नज़र लक्ष्मण की ओर डाली, वही तेजस्वी चेहरा, वही मजबूत व्यक्तित्व। जब आरव और जैनेट को राज्य से निष्कासित किया गया था, तब लक्ष्मण ने अपना पद त्याग दिया और उनके साथ बनवास में चल दिए। जैनेट को हमेशा लगता था कि लक्ष्मण आरव को पुत्रवत मानते हैं और यह रिश्ता एक सैनिक और राजा के परिवार का है, मगर धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि लक्ष्मण ने हमेशा संकट की घड़ी में उनका साथ दिया, एक रक्षक की तरह, और शायद कुछ और भी। क्या वह तभी से उन्हें चाहने लगी थी जब उन्होंने राजधानी छोड़कर उनका साथ चुना? वह खुद नहीं जानती थी। पर एक बात पक्की थी, वह उन्हें चाहती थी, लेकिन डरती भी थी। क्या लक्ष्मण भी यही महसूस करते हैं? अगर नहीं, तो कहीं वो ये सब महसूस करके अपनी दोस्ती ही न खो बैठें। लक्ष्मण ने जैसे ही उनकी ओर देखा, उनके चेहरे की लाली और बढ़ गई। महारानी, अब महल लौट चलें? लक्ष्मण ने पूछा। जी, आइए, जैनेट ने हड़बड़ाकर कहा। पीछे खड़े आरव और लूसी खुद को हंसी से रोक नहीं पा रहे थे। ये वही माँ है जो हमें डांटती थी, आरव ने धीमे से फुसफुसाया। लूसी खिलखिलाई और तभी आरव ने हल्के से लूसी के गाल पर चुंबन दिया। लूसी के गाल सुर्ख हो गए। उसने एक हाथ गाल पर रखा और दूसरे से इशारा किया, आप। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। बस इतना ही कहोगी मेरी प्यारी मंगेतर? मंगेतर? लूसी हक्की बक्की रह गई। कब से? मुझे तो बताया ही नहीं। आरव मुस्कुराया, तो अब बताने ही वाला हूँ, चलो मेरे साथ। आरव ने लूसी की आंखों पर कपड़ा बांध दिया और धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब वे राजसिंहासन कक्ष में पहुंचे तो कपड़ा हटाया। लूसी चौंक गई। पूरे कक्ष में मोमबत्तियां जल रही थीं, फूलों की पंखुड़ियां बिछी थीं, और उन पंखुड़ियों से लिखा था, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, लूसी? आरव घुटनों पर बैठ गए। लूसी स्तब्ध रह गई। क्या कोई राजा कभी किसी से यूं झुककर प्रस्ताव करता है? मगर उसके बाद जो आरव ने कहा, उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। ग्रेटर दैन, लूसी गुस्ताव, जब से हम बच्चे थे, तुम हमेशा मेरे साथ रहीं। जब दुनिया मुझसे मुंह मोड़ती, तुम मेरा सहारा बनती। जब मैं टूटा, तुमने मुझे जोड़ा। मुझे तुम्हारी मुस्कान से प्यार है, तुम्हारी संवेदनशीलता से और तुम्हारे दिल से। मैं जानता हूं कि कठिन समय आएंगे, लेकिन मैं हर मुश्किल से लड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं वादा करता हूं कि कोई और नहीं, मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करूंगा। लूसी, जब कोई किसी से इतना प्यार करता है, तो शादी करना ही आखिरी कदम होता है। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सभी, चाहे वे सैनिक हों, दासियां, टिम मायर्स हों या प्रमुख विगिस, सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने अभी क्या देखा?
राजा घुटनों पर झुक गया था। क्या प्रस्ताव ऐसे दिए जाते हैं? किसी ने पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। आमतौर पर इस युग में स्त्रियों की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता था। उनके माता पिता कोई शक्तिशाली और जिम्मेदार पुरुष चुनते थे और वही उनका पति बनता था। कभी कभी अगर किस्मत अच्छी हो तो वो पुरुष वही होता जिसे वे प्रेम करती थीं। अधिकांश कुलीन परिवारों के लिए विवाह केवल राजनीति और ताकत का खेल था। लेकिन आज आरव राठौड़ अपनी पत्नी के सामने एक घुटने पर झुका था और उसने उसके लिए इतना भव्य आयोजन किया था। स्त्रियां पूरी तरह प्रेम भाव में डूबी थीं। ग्रेस, माता किम और बाकी दासियां तो यही सोच रही थीं, सच्चा पुरुष ऐसा ही होता है। पुरुषों ने स्त्रियों की ओर देखा और मन में सोचा, क्या स्त्रियां यही चाहती हैं? उन्हें मानना पड़ा, ये दृश्य सच में रोमांटिक था। फूल, मोमबत्तियां, अंगूठी, वो शब्द, सब कुछ जैसे एक सुंदर चित्र बन रहा था। उनमें से कई ने तो मन ही मन आरव को अंगूठा दिखाया। शाबाश महाराज। जब से आरव इस दुनिया में आया था, उसने देखा था कि वह लूसी की ओर अनजाने ही खींचता चला जा रहा है। चाहे वो पहले का आरव हो या अब का, उसकी भावनाएं प्रबल थीं। हर बार जब वो साथ बैठते, नाश्ते में, दोपहर में या रात को, उसकी आंखें लूसी पर ही टिकी रहती। समय के साथ उसे ये भी स्पष्ट दिखने लगा कि लूसी के मन में भी वही भावनाएं थीं। हर मुलाकात में उनका प्रेम जैसे बहकर बाहर आ रहा हो। वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। आखिर वे दोनों अभी सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन इस युग में लड़कियां 12 की उम्र में सगाई कर लेती थीं और 18-20 में विवाह। लूसी की सगाई अब होना इस युग में देर मानी जाती थी। साथ ही आरव नहीं चाहता था कि लोग ये समझें कि लूसी में कोई कमी है या फिर वो सिर्फ एक उपपत्नी या किसी आम औरत की हैसियत तक सीमित है। समय चाहे जो हो, इंसान की मानसिकता नहीं बदलती। धरती पर भी अगर कोई महिला 30 की उम्र तक अविवाहित रहती तो समाज उसकी ओर उंगली उठाता, यहाँ तक कि 26 की उम्र में भी बातें बनती थीं। आरव ने लूसी की आंखों में छिपी आशंकाएं पढ़ ली थीं। उसे लग रहा था कि शायद वह भी यही सोचती थी कि उसे केवल एक उपपत्नी का स्थान मिलेगा या फिर सिर्फ एक साइड किक। ब्रह, आरव ने सोचा, इसलिए उसने ये प्रस्ताव दिया, उसे यकीन दिलाने के लिए कि वह हमेशा उसकी रानी रहेगी। उसके मन में स्पष्ट था, विवाह तब होगा जब वे परिपक्व हो जाएंगे। अभी के लिए वह बस उसे ये जताना चाहता था कि वह उसकी है, सिर्फ उसकी। इसी कारण उसने टिम मायर्स से एक साधारण लोहे की अंगूठी बनवाई थी, जिसमें एक छोटी सी हरी जैड जड़ी थी। आरव ने वह सुंदर सी अंगूठी निकाली और उसका उत्तर सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी आंखें लूसी की आंखों में गहराई तक उतर रही थीं। जब से उसने बोलना शुरू किया था, लूसी रो रही थी। बिल्कुल साफ था, वह भी उससे प्रेम करती थी। हाँ भैया आरव, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, रोते हुए। आरव ने उसका बायां हाथ थामा और अंगूठी उसकी मध्यमा उंगली में पहनाई। यह अंगूठी मेरे प्रेम का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरी मंगेतर हो, वो जिससे मैं प्रेम करता हूँ और जिससे मैं विवाह करूंगा। आरव उठा और लूसी को अपनी बाहों में भर लिया। अगर तुम कभी अपनी इच्छा से यह अंगूठी निकाल दो या मुझे लौटा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम इसे अपने पास रखो और संजो कर रखो तो समझूंगा कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। सभी लोगों ने तालियां बजाईं और उनकी खुशी में चीयर्स किया। पीछे खड़े जोश ने मुस्कुराकर ग्रेस की ओर देखा। ग्रेस को जैसे किसी की दृष्टि का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा और जोश की आंखों से उसकी नजरें मिल गईं। वह लाल हो गई और शर्माकर छोटी मोमो की ओर मुड़ गई। दीदी, आप अभी भी बीमार हो क्या? चेहरा इतना लाल क्यों है? छोटी मोमो ने मासूमियत से पूछा। जोश हंस पड़ा और ग्रेस ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ग्रेस को भी लगता था कि अब कोई उससे विवाह नहीं करेगा। उसके गांव की सभी सहेलियां तो सगाई कर चुकी थीं, कई तो विवाह भी कर चुकी थीं। ग्रेस नहीं चाहती थी कि वह छोटी उम्र में विवाह करे, उसे तो मोमो की देखभाल करनी थी। लेकिन आज जोश को देखकर उसने पहली बार सोचा, क्या वह मुझे उपपत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? लक्ष्मण सेनापति उर्फ लूसियस इस पल में अत्यंत प्रसन्न थे। पिछले सप्ताह आरव ने उनसे कहा था, मर्द बनो और माँ किम से अपने मन की बात कहो। आरव सही था, माँ किम की नज़रों में सच्चा स्नेह था, और वह भी अब महसूस करने लगे थे कि और कितना इंतज़ार करना है। क्या तब बताएंगे जब उनकी उम्र 50 हो जाएगी? फिर आरव और उन्होंने मिलकर ये पूरा आयोजन रचा। उन्हें वो क्षण ढूंढना था जब माँ किम और लूसी दोनों महल में न हों और उनकी कक्षाएं भी हों। आज वही दिन था।
उन्होंने ग्रेस, सैनिकों, दासियों, सबको इस योजना में शामिल किया। महल आने से पहले लुसियस माँ किम को बगीचे में ले गए और वहां अपने प्रेम का इजहार किया, ठीक वैसे ही जैसे आरव ने सिखाया था, घुटनों पर बैठकर। यहाँ तक कि उन्होंने आरव द्वारा रटे हुए संवाद भी कहे। माँ किम इतनी चौंक गईं कि रो पड़ी। फिर उन्होंने उन्हें चूमा और एक 5 साल की लड़की की तरह भाग गईं। लुसियस पीछे दौड़े और उन्हें यहाँ ले आए। वो प्रचंड शेरनी अब उनकी गोद में एक छोटी सी बिल्ली बन चुकी थी। लक्ष्मण ने माँ किम के चेहरे की ओर देखा और कान में धीरे से कहा, जब मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव दूंगा तो तुम्हें और भी अधिक खुश करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये कहते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ से उनका दायां हाथ थाम लिया। माँ किम ने उनकी ओर देखा, एक पल को चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। अब उनके दिल एक हो चुके थे। उस रात आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पूरे दिन को याद कर रहा था। यहाँ तक कि रात के भोजन में भी लूसी अपनी अंगूठी को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। यहाँ तक कि अब जब वह हाथ हिलाती तो वही जूलिया रॉबर्ट्स स्टाइल में, हथेली उल्टी करके, प्रिंसेस डायरीज वाली अदाओं में। आरव, ग्रेस, लुसियस और तीनों मेजर जनरल अपनी हंसी रोक रहे थे। औरतें, युग कोई भी हो, सब एक जैसी ही होती हैं, उसने सोचा। आरव मुस्कुराया और अपनी अगली योजना पर नजर डाली। मेजबान का नाम आरव राठौर। आयु 15। स्थिति वसुंधरा का राजा स्तर प्रारंभिक, अभी भी स्तर 1। वर्तमान स्थिति स्वस्थ। मेजबान को कांच निर्माण के लिए 120 बोनस अंक प्राप्त हुए हैं। पूर्व में मेजबान के पास 82 विकास अंक डीपी और 50 बोनस अंक बीपी थे, परंतु अंतरिक्ष समय कैप्सूल और एकाग्रता की गोलियां खरीदने में 71 डीपी खर्च हो चुके हैं, जिससे शेष बचा डीपी मात्र 11 है। टिप्पणी: डीपी इक्वल्स विकास अंक, टीपी इक्वल्स तकनीकी अंक, बीपी इक्वल्स बोनस अंक। आरव ने फिर से अपने मिशन की स्थिति देखी और मन ही मन ये सोचने लगा कि अब आगे कैसे बढ़े। मिशन: स्थायी निवासियों के लिए सीमेंट ब्लॉक वाले मकान तैयार करो। उपमिशन: चूंकि मेजबान को 20 दिव्य खाद्य व्यंजन और 5 मसाले बनाने की विधियां मिली हैं, इसलिए उन्हें नई ट्रे और मसालों का निर्माण करना होगा। इनाम: मानव शरीर की पूरी जानकारी और चिकित्सा क्षेत्र में प्रारंभिक से मध्यवर्ती स्तर तक का ज्ञान। 5 रैंडम चिकित्सा तकनीकें जो रोगियों के उपचार में उपयोगी होंगी। 350 विकास अंक डीपी और 2000 तकनीकी अंक टीपी। समय सीमा: कोई विशेष समय सीमा नहीं। आरव ने थकान भरे स्वर में लंबी सांस ली और इनामों की सूची को देखा, लेकिन बंदूकों की प्रणाली या डिजाइन कहाँ हैं? सच कहें तो आरव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ था, साथ ही हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी काफी हाथ आजमा चुका था। उसे केवल बिजली के उपकरण डिजाइन और विकसित करने आते थे। यह मान लेना कि वह फैंटेसी दुनिया में आकर कोई ऋषि बन जाएगा, ये तो बकवास था। हाँ, वह बुद्धिमान था, पर उसकी सारी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर इंजीनियरिंग तक सीमित थी। बाकी समय वह एनीमे, मंगा और लाइट नॉवेल में डूबा रहता था। हालांकि उसने अपने देश के लिए सैन्य सेवा भी की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बंदूकें बनाना भी आता हो। हाँ, वह उन्हें असेंबल कर सकता था, लेकिन डिज़ाइन बनाना नहीं। हर हथियार की अपनी प्रणाली होती है और उनमें इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों की सही जानकारी जरूरी होती है। अगर बात फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सेट की हो तो वो कर सकता है, लेकिन कागज़ बनाने के लिए कह देना, सांस छोड़ता है, ये तो हद हो गई। कौन सच में कह सकता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो ज़्यादा जानता? अगर कोई कहे कि उसे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब है कि उसने सभी इंजीनियरिंग ब्रांचें पढ़ी हैं, साथ ही लॉ की पढ़ाई भी की है, आधा समय डॉक्टर रहा है और हफ्ते के अंत में शिक्षण कार्य भी करता है। धरती पर 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर कोई कहे कि उसे सब आता है, तो वो निश्चित रूप से झूठा है। और इस युग में तो बिजली भी नहीं है, तो भले ही वो प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन बना ले, उसे चलाएगा कहाँ? बैटरी चाहिए तो वो भी समय लेगी। आरव ने एक और बड़ी समस्या महसूस की। सिस्टम ने उसे सीमेंट बनाने का ज्ञान तो दिया था, लेकिन घर की डिज़ाइनिंग और निर्माण का कोई ज्ञान नहीं दिया। वह ऐसे घर बनाना चाहता था जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। जल्द ही वो पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन बिछाएगा, साथ ही दूसरी ज़रूरी सुविधाएं भी देगा, पर वह यह नहीं जानता था कि पाइप कहाँ और कैसे बिछाई जाएं। उसे केवल बिजली के तार और केबल कैसे बिछाएं, यही आता था।
उसे तो ये भी नहीं पता था कि पाइप की मोटाई कितनी होनी चाहिए। उसने तय किया कि हर घर में 2 मंजिलें होंगी, जमीन मंजिल और ऊपरी मंजिल। हर घर में एक रसोई घर, 2 बाथरूम, एक बैठक और ऊपर 4 बेडरूम होंगे। साथ ही सामने और पीछे बगीचा, एक डाक पेटी और गैराज होगा। हाँ, उसने पहले से कारों के लिए योजना बनाई थी। साथ ही घरों को सड़क, रेलवे और बस स्टॉप से भी जोड़ना था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि घर कहाँ और कैसे बनाए जाएं। उसने देखा कि वर्तमान में सभी घर नगर चौक के आसपास केंद्रित हैं। ऊपरी और निचले क्षेत्र में शायद ही कोई मकान था। भविष्य में सभी स्कूल ऊपरी क्षेत्र में होंगे, साथ ही सुपरमार्केट, लग्जरी होटल, मॉल वगैरह। इसलिए उसने निर्णय लिया कि घरों का निर्माण केंद्रीय क्षेत्र के उस हिस्से से शुरू करेगा जो ऊपरी क्षेत्र के सबसे पास है। एक बार जब पहले घर बन जाएंगे, वह नागरिकों को क्रमवार वहां स्थानांतरित करेगा। आरव ने वसुंधरा के लिए एक बड़ा नक्शा तैयार किया था। उसने ऊपरी क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा। डिस्ट्रिक्ट ए, स्वयं, सैनिक और बैरक। डिस्ट्रिक्ट बी, वायुसेना और हवाई हथियार। डिस्ट्रिक्ट सी, न्यायालय, पुलिस मुख्यालय, शिक्षा और नीति कार्यालय, स्कूल और बैंक। डिस्ट्रिक्ट डी, लग्जरी होटल, मनोरंजन पार्क, कार शोरूम, बैंक। केंद्रीय क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट ए, पुराने 1500 निवासी। डिस्ट्रिक्ट एफ, शरणार्थी और दास। डिस्ट्रिक्ट जी, होटल, राष्ट्रीय उद्यान, बार और बैंक। डिस्ट्रिक्ट एच, प्रवेश, निकास क्षेत्र, पुलिस स्टेशन, ईड कार्यालय। निचला क्षेत्र, इसे भी 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, लेकिन यहाँ केवल फैक्ट्रियाँ होंगी, चाहे वह टूथपेस्ट हो, साबुन हो या अन्य जरूरी सामान। केवल कर्मचारी या पास वाले ही यहाँ आ सकेंगे। तटीय क्षेत्र, 4 भागों में विभाजित, जहाजों के लिए बंदरगाह, सैन्य पनडुब्बियां और जहाज। संभावनाएं असीम थीं, पर इस समय उसका ध्यान केवल सीमेंट घरों के निर्माण पर था। हालांकि वर्तमान में वसुंधरा में केवल 1500 लोग थे, पर यहाँ मात्र 1000 घर थे। परिवारों में पति पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी साथ रहते थे। अब 3000 और लोग आने वाले थे, तो 4500 लोगों के लिए घर बनाना एक प्राथमिकता थी। एक बार वह सभी के लिए घर बना ले, तब वह बहुमंजिला इमारतें बनाएगा, जहां भविष्य में आने वाले परिवारों और दासों को ठहराया जाएगा। इन मकानों में बड़े पार्किंग स्थल और अन्य सुविधाएं होंगी। जाहिर है, जो बाद में आएंगे उन्हें किराया देना होगा। शरणार्थियों और दासों को 4 महीने की छूट दी जाएगी, ताकि वे काम ढूंढ सकें। उसके बाद किराया लिया जाएगा। किराया उस जिले पर निर्भर करेगा जहां मकान बनाया गया है। प्रत्येक जिले में ऊंची इमारतें और सामान्य विला दोनों होंगे। सभी क्षेत्रों में कम से कम एक पुलिस स्टेशन और 2 पेट्रोल पंप होंगे। आरव ने वसुंधरा की भूमि और जनसंख्या को देखकर फिर से एक लंबी सांस ली। जनसंख्या इस क्षेत्रफल के लिए बेहद कम थी। उदाहरण के लिए, कनाडा का टोरंटो, वहां 95,000 निजी मकान, 100 से ज्यादा होटल, स्कूल, मॉल, हवाई अड्डे, और वह क्षेत्र वसुंधरा से छोटा है। टोरंटो में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 10-30 मिनट लगते हैं, और फिर भी वसुंधरा उससे बड़ा था। क्या ये मजाक है? जैसे जैसे आरव भविष्य के बारे में सोचता गया, उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता गया। लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। अपने सपनों की दुनिया बनाने में समय और मेहनत दोनों लगेंगे। फिलहाल उसे जो ज्ञान चाहिए, वो सिस्टम से खरीद सकता है। सिस्टम, क्या मैं घर डिजाइन, निर्माण, हैंग मैकेनिज्म, पेपर बनाने और जल आपूर्ति से जुड़ा ज्ञान खरीद सकता हूँ? हाँ मेजबान, बंदूकों के लिए, क्या आप सिंगल एक्शन रिवॉल्वर, डबल एक्शन रिवॉल्वर या सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल चाहते हैं? सिस्टम ने पूछा। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल ही चलेगा। पहली जानकारी के लिए मूल्य है 120 डीपी, 300 टीपी या 100 बीपी। दूसरी के लिए 100 डीपी, 250 टीपी या 80 बीपी। तीसरी के लिए 80 डीपी, 100 टीपी या 20 बीपी। और अंतिम के लिए 130 डीपी, 380 टीपी या 110 बीपी। पहली जानकारी के लिए 120 बीपी निकालो, दूसरी के लिए 100 डीपी, तीसरी के लिए 20 डीपी और अंतिम के लिए 130 डीपी। अब मेरा शेष अंक दिखाओ। मेजबान की कुल बची हुई राशि 11 डीपी, 1000 टीपी और 50 बीपी। क्या आप जानकारी अभी प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। जैसे ही आरव बिस्तर पर लेटा रहा और वह सारा नया ज्ञान उसके दिमाग में आने लगा, उसने महसूस किया कि आने वाला कल बहुत ही व्यस्त और कठिन होने वाला है।
निचला क्षेत्र लगभग 1.5 सप्ताह पहले, जब आरव राठौड़ ने पहली बार तोप और बारूद का नमूना बनाया था, तब उसने अपने मिशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था। उसे सीमेंट निर्माण में सहायक उपकरणों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने टिम को कहा कि विभाग 4 को इस कार्य में लगा दिया जाए। निर्माण विभाग में विभाग 4 की जिम्मेदारी थी कि वह अन्य विभागों या उद्योगों के लिए आवश्यक सभी उपकरण बनाए, चाहे वो बड़े औद्योगिक टैंक हों, पंप, स्क्रूड्राइवर या हथौड़े, वे सब कुछ बनाते थे। आरव ने उनसे निम्नलिखित उपकरण बनाने को कहा: 2 बड़े रोटरी भट्टियां, 300 फावड़े, 40 ठेला गाड़ियां, रबर की जगह पहियों का उपयोग, 30 लोहे की बाल्टियां, क्योंकि रबर अभी आविष्कृत नहीं हुआ था, 100 कुदालें और 50 मैनुअल मसाला पीसने की चक्कियां। लेकिन अब जब उसे घरों के निर्माण की विधियां पता चल चुकी थीं, तो उसने पाया कि और भी कई उपकरणों की जरूरत थी। टिम, जब से मैंने तुम्हें उपकरण बनाने को कहा था, तब से 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। अब तक कितने उपकरण बन चुके हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा। राजकुमार, 50 लोगों की टीम ने अब तक सभी फावड़े बना लिए हैं, क्योंकि ये तलवारों से भी आसान थे। लोहे की बाल्टियां, कुदालें, मसाला पीसने की चक्कियां और ठेला गाड़ियां भी तैयार हो चुकी हैं, लेकिन भट्टियों का कार्य अब तक 2/3 ही पूरा हो पाया है, टिम ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया काम, टिम। 5 लोगों को भट्टियां पूरी करने में लगाओ। मुझे याद आया कि महीने के अंत से पहले और भी कई उपकरणों की आवश्यकता होगी। मेरी इस लापरवाही के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आरव ने ईमानदारी से कहा। क्योंकि अब गुलामों के आगमन में केवल 1 सप्ताह और 4 दिन ही बचे थे, इसलिए उपकरण बनवाने का ये दबाव और भी बढ़ गया था। टिम ने आरव के चेहरे के भावों को पढ़ लिया और तुरंत समझ गया कि वह कितना विचारशील और संवेदनशील शासक है। टिम मुस्कुराया। राजकुमार, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। आप भी इंसान हैं, कभी कभी भूल हो ही जाती है। धन्यवाद टिम, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे और ज्यादा अपराधी महसूस करवा रही हैं। हा हा हा, आरव ने हंसते हुए कहा। चिंता मत कीजिए राजकुमार, हम बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखूंगा। अब मुझे ये सब चाहिए। आरव ने कागज पर सभी उपकरणों के डिजाइन बनाए और समझाया। 2 बड़े मैनुअल सीमेंट मिक्सिंग मशीन, 2 बड़े मैनुअल सीमेंट ब्लॉक बनाने की मशीन, 40 दीवार घिसने वाले स्क्रीड, 40 फर्श घिसने वाले स्क्रीड, 40 2 आदमी वाले आरा, 2 मैन सॉ, 40 लकड़ी काटने के स्क्रॉल सॉ, 40 रिप सॉ, हाथ से चलने वाला आरा, 100 मोटे लकड़ी के मापने वाले स्केल और 1000 अच्छी तरह काटी गई लकड़ी की पट्टियां, 1000 कीलें, 50 दरवाजे के हैंडल, चाबी सहित, 100 दरवाजे की कुंडियां, 50 पेंट रोलर, 4000 स्टील की सरिये, रीबा और 200 लंबे स्टील वायर उन्हें बांधने के लिए। भट्टियों पर काम करने वाले 5 लोगों को छोड़ दें तो 45 लोग इस काम के लिए उपलब्ध हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स में 4-4 लोग काम करें। 5वें से 8वें तक के सभी आरा टूल्स को एक ही बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं। इन पर 15 लोग काम करेंगे। उनके पूरा होते ही वही लोग स्केल और पट्टियों पर लगेंगे। 9वें प्रोजेक्ट में 7 लोग कीलें, हैंडल, कुंडी और पेंट ब्रश बनाएंगे। बाकी बचे 7 लोग स्टील बार और टाई वायर वाले प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, आरव ने निर्देश दिए। राजकुमार, इसका मतलब है कि हर श्रमिक को 1 हफ्ते और 4 दिन में सिर्फ 8 स्क्रीड बनाने होंगे। क्या ये कुछ कम नहीं होगा? माफ कीजिएगा, पर आपने जिन 100 टूल्स की बात की है, वो तलवारों से जल्दी बन सकते हैं। एक लोहार तो एक दिन में 3-4 तलवारें बना सकता है, तो ये औजार 4 दिन में बन जाने चाहिए। फिर वे लोग क्या करेंगे? टिम ने गंभीरता से पूछा। जो भी जल्दी काम पूरा कर लें, वे अन्य प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाएं। हमें शुरुआत के लिए बस इतने टूल्स की ज़रूरत है। जब गुलाम आ जाएंगे, तब और लोग टूल्स बनाते रहेंगे। टिम ने सिर हिलाया। जहां तक हथौड़ों की बात थी, विभाग 4 पहले से ही इन्हें बना रहा था। वसुंधरा साम्राज्य के निर्माण विभाग के पास अब तक 300 से अधिक हथौड़े थे। आरव को अपने ज्ञान के अनुसार पता चला था कि घरों की नींव लकड़ी, सीमेंट और स्टील की सरियों से बनाई जाती थी। स्टील इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये गर्मी और सर्दी में सिकुड़ने फैलने की क्षमता रखता है, जिससे वह उसके आसपास की सीमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए उसे पेड़ों को काटना और लकड़ी की सही साइज की पट्टियां बनाना जरूरी था, तभी एक मजबूत नींव बन सकेगी। इसलिए उसे आरे बनाने की जरूरत थी। इस युग में लोग लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे, जबकि आरा कहीं अधिक तेज और प्रभावी था।
बिजली ना होने के कारण सभी औजार मैनुअल बनाए जा रहे थे। लकड़ी काटने के लिए 2 आदमी आरे का उपयोग करना बेहतर था। सटीक माप के लिए स्केल, चौक, स्क्रॉल सॉ और रिप सॉ का प्रयोग होगा। उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि रसोई, बाथरूम आदि के लिए अलमारियां अच्छे से बने। इस युग में लोग लकड़ी को रस्सियों से बांधते थे, कीलों का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए कीलों को जल्द से जल्द बनाना आवश्यक था। अब जब विभाग 4 की बात हो चुकी है, तो अब विभाग 3 यानी युद्ध विभाग की बात करते हैं। आरव ने टिम को हथियार, विशेष रूप से बंदूक बनाने की विधियां और चित्र दिए। इसके अलावा सभी कुदाल और मसाला पीसने वाले उपकरण एक गाड़ी में भर दो, मैं इन्हें खाद्य विभाग को सौंपने जा रहा हूं। आरव ने चीफ विगिन्स से भेंट की और सभी उपकरण उसे सौंप दिए। इस युग में लोग हाथ, पत्थर या कुदाल जैसे भारी औजारों से जमीन की खुदाई करते थे। नई कुदाल पुराने औजारों से हल्की थी, लेकिन विगिन्स समझ नहीं पाया कि यह कैसे काम करती है। आरव ने सोचा कि समझाने से बेहतर है दिखाना। वे खेतों की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर आरव ने 10 कुदालें मजदूरों को और एक विगिन्स को दी। एक कुदाल खुद हाथ में ली। चलिए शुरू करते हैं, मेरे पीछे पीछे करें। आरव ने दोनों हाथों से कुदाल पकड़कर जमीन पर झुकाई और मिट्टी को नरम कर समतल किया, फिर चारों ओर की मिट्टी उठाकर बीच में जमा करने लगा। सभी ने जब उसकी नकल की तो पाया कि यह कितनी तेज और आसान विधि थी। केवल 3 मिनट में एक बेड बन गया। जहां पहले एक आदमी को 1 घंटे लगता था, अब वो काम 3 मिनट में हो गया। चीफ विगिन्स ने हाथ में पकड़ी कुदाल की ओर देखा और मुस्करा उठा। उसके लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था। दिन समाप्त होने पर आप सभी उपकरण अपने सुपरवाइजर को लौटा देना। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद दोनों वापस खाद्य विभाग लौटने लगे। रास्ते में विगिन्स लगातार उत्साहित होकर बोलता रहा। आरव मुस्कराता रहा। जब विगिन्स खेती की बात करता था तो किसी बच्चे जैसा उत्साहित दिखता था। वापसी के मार्ग में आरव का ध्यान मसालों की ओर गया। हालांकि वो मसाला निर्माण शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि लोगों की कमी के कारण अभी यह मुमकिन नहीं, इसलिए उसने इंतजार करना तय किया और तब तक सभी विभागों में सहायता करने का निश्चय किया। और जब आरव अपने भावी योजनाओं के बारे में सोच रहा था, उसी समय कहीं दूर कोई तूफानी रात की तैयारी कर रहा था। बेंजामिन हैमिल्टन उर्फ सांता जब करुणा साम्राज्य पहुंचे थे, तब पहले 3 दिनों में ही उन्होंने 800 से अधिक गुलामों और शरणार्थियों को अपने शहर के लिए इकट्ठा कर लिया था। चौथे दिन उन्हें योदान के 9वें राजकुमार बारी मैकलेन का एक अत्यंत आवश्यक संदेश प्राप्त हुआ। बारी एक अलग ही किस्म का व्यक्ति था। वह सरल स्वभाव का, मेहनती और वफादार था। जब उसके सौतेले भाई बहन राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे, तब वह बस अपने अधिकार में दिए गए 2 छोटे शहरों को बेहतर ढंग से चलाने में व्यस्त था। उसके पिता राजा मैकलेन की 6 पत्नियां और 2 उपपत्नियां थीं। कुल मिलाकर बारी के 23 भाई बहन थे। असल में वह 8वें राजकुमार के जन्म के सिर्फ 1 सप्ताह बाद पैदा हुआ था, जबकि 10वें और 11वें राजकुमार उससे 4 और 6 महीने बाद जन्मे थे। मतलब एक ही साल में राजा ने 4 राजकुमार और 1 राजकुमारी का स्वागत किया। दरबार के भीतर की दुनिया अत्यंत क्रूर थी। राजा की पहली पत्नी बाकी पत्नियों और उपपत्नियों को हमेशा नियंत्रण में रखने की कोशिश करती थी। अगर उसे लगता कि राजा किसी और की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो वह उन्हें मरवाने या फंसाने की साजिश रचती। बारी की मां दुर्भाग्यवश ऐसी ही एक शिकार बनी। एक बार उसकी मां पूरे हफ्ते राजा के कक्ष में रही थी, जिससे पहली पत्नी जल भून गई। उसने एक झूठी कहानी गढ़ी। उसकी मां ने किसी और से संबंध बनाए हैं और 100 से ज्यादा झूठे गवाह खड़े कर दिए। राजा को ये झूठ सच्चा लगने लगा। हालात तब और बिगड़ गए जब बारी की मां ने अपनी सफाई में सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैं निर्दोष हूं, जो करना है करो। अगर वह चीखी चिल्लाई होती, रोई होती, गिड़गिड़ाई होती, तो शायद राजा को कुछ और महसूस होता, मगर उसकी शांत, आत्मसम्मान से भरी मुद्रा ने राजा के भीतर भी असमंजस भर दिया। लेकिन अब जब वह राजधानी में हंसी का पात्र बन चुका था, तो उसे दंड देना ही पड़ा। गवाह सैकड़ों थे, सबका सामना करने की न वो शक्ति थी, न ही स्थिति। जल्द ही राजा का अपराधबोध क्रोध में बदल गया। उसने मुझे मूर्ख समझा क्या, और उसने कठोर निर्णय लिया। उसे शर्म की पदयात्रा करनी पड़ी। धरती साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजपरिवारों के ऐसे मामलों में सजा अलग अलग होती थी।
योदान में ऐसे मामलों में स्त्री को पुनर्तः नग्न कर हजारों लोगों के बीच पत्थर और सड़े खाने फेंककर अपमानित किया जाता था। उसके बाद विवाह को रद्द कर दिया जाता था। उस समय बारी 16 वर्ष का हो चुका था और अपने शहरों की देखरेख स्वयं करता था। जैसे ही उसे मां की खबर मिली, वह राजधानी लौटा, महल पहुंचा और सीधे मां से मिलने गया। वो स्तब्ध रह गया। उसकी मां की आंखें नम नहीं थीं, बल्कि होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। यही मुस्कान बारी को अंदर तक तोड़ गई। वह जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी शक्ति कम थी। उसने अपनी 9 साल की छोटी बहन को भी रोते हुए देखा, उसे गले से लगा लिया। अगली सुबह विवाह विच्छेद का औपचारिक कार्यक्रम था। सुबह वह मां का हाथ थामे दरबार की ओर चला। धरती महाद्वीप के अलग अलग साम्राज्यों की अपनी धार्मिक मान्यताएं थीं। जैसे दीफेरस देवी सेरेना को मानता था, जो भूमि, तारे और चंद्रमा की रचयिता मानी जाती थीं। वसुंधरा अपने पूर्वजों को देव मानता था। करुणा साम्राज्य उर्वरता के देवता को पूजता था। लेकिन योदान में कोई ईश्वर नहीं था। वहां के लोग इन्हें बेवकूफ़ी मानते थे। बारी जब अपनी मां को लेकर सभा में पहुंचा, राजा ने औपचारिकताएं निभाई और विवाह रद्द कर दिया। मां को महल से बाहर कर दिया गया। राजा ने कभी अपने 9वें बेटे का नाम तक नहीं याद किया था। उसकी दृष्टि सिर्फ पहले 5 बेटों पर थी, उन्हीं में से कोई अगला राजा बनने वाला था। बारी की नजरें जब अपने पिता की आंखों से मिली, तो पहली रानी ने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर राजा ने कहा, तू अपने अधीनस्थ सभी सैनिकों को त्याग दे। अब तू बस एक सामान्य सैनिक होगा। 50 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं विरासत में, और यह बहुत है तेरे लिए। तू बता, किस शहर में रहना चाहता है? पहली रानी नहीं चाहती थी कि बारी के पास कोई शक्ति या सेना बचे, कहीं वो अपनी मां का बदला न ले ले। बारी ने सिर झुकाकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक और विनती है। मैं अपनी छोटी बहन को राजपरिवार से अलग करना चाहता हूं, और मैं वियना शहर में नियुक्त होना चाहता हूं। उसे मालूम था, अब जब मां को निकाल दिया गया है, तो बहन को महल में छोड़ना मतलब उसे नरक में झोंकना है। राजा ने तुरंत हामी भर दी। उसे अपनी 17वीं संतान से कोई लगाव नहीं था। एक मुंह कम राहत ही थी। बारी ने वियना को चुना क्योंकि वहां के लोग सरल और सच्चे थे। वे राजधानी की साजिशों से दूर थे और उसे अपनाते थे। वहीं उसके जैसे 3 जनों के लिए जगह थी। पर वो यह नहीं देख पाया, पहली रानी की आंखों में जो चमक थी, वो विष थी। और यही विष उसे उस आज की मुसीबत में ले आया था। जब सांता ने ये संदेश पढ़ा, तो उसे समझ आ गया कि वियना पहुंचना अब जरूरी हो गया है। उसने गहरी सांस ली। छोटे भाई आरव, लगता है इस बार वो कुछ ज्यादा ही तोहफे लेकर आ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से आरव राठौर उस जहाज का इंतजार कर रहा था जिसमें गुलामों को लाया जाना था। आरव ने तय किया था कि वो इस समय का उपयोग आने वाले नए उद्योगों के लिए उपकरण तैयार करने में करेगा। और 3 दिन और बीत जाने के बाद उसे सूचना मिली कि वसुंधरा की ओर 10 बड़े जहाज रवाना हो चुके हैं। सिस्टम के जरिए आरव उन जहाज़ों की पहचान कर सका। वे सांता के जहाज थे, लेकिन इतने सारे जहाज क्यों? आखिर यह आदमी सोच क्या रहा है? आरव ने सोचा। किनारे पर खड़े होकर आरव ने हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सांता को देखा और खुद को असहाय महसूस किया। इस हंसमुख आदमी से नाराज होना वाकई मुश्किल था। छोटे भाई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखकर मेरा मन बेचैन था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी देर से आने की वजह से नाराज नहीं हो। ही हु, सांता ने हंसते हुए कहा। जहाज पर सवार सभी लोग हैरान थे। क्या वह राजा है? तो फिर वो एक कुलीन से ऐसे कैसे बात कर सकता है? करुणा साम्राज्य से निकलने से पहले सांता ने उन सभी को वसुंधरा की स्थिति के बारे में समझाया था। उसने उन्हें आश्वस्त किया था कि नए स्वतंत्र राज्य का राजा उन्हें अच्छा जीवन देगा, सुरक्षा, छत और भोजन का वादा किया था। किनारे पर लौटते हुए सांता ने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे 9वें राजकुमार बारी के साथ वह 10 जहाज लोगों से भरकर क्यों लाया। संक्षेप में कहा जाए तो जब बारी वियना पहुंचा तब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1 महीने बाद अचानक शहर में हमले और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। अगले महीने के अंत तक लगभग 96,000 की आबादी में से 11,000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। जब एक हमलावर को पकड़ा गया तो पता चला कि ये सब रानी की साजिश थी। उसने एवरग्रीन डाकुओं के नाम से जाने जाने वाले एक गिरोह को शहर को तबाह करने और बारी की हत्या करने भेजा था। उसकी योजना थी कि बारी के मारे जाने के बाद ये बता दिया जाए कि पूरा शहर डाकुओं के हमले में तबाह हो गया।
लेकिन बारी ने अपने सिपाहियों और शहर के सैनिकों के साथ मिलकर वीरता से इन हमलों का मुकाबला किया और रानी की साजिश नाकाम रही। फिर रानी ने अपने गुप्त शूरवीरों और 23 से अधिक गिरोहों को जोड़ा, जिनमें प्रत्येक में 5000 से अधिक लोग थे। अब उनका लक्ष्य था शहर को पूरी तरह से जला डालना। शहर के अधिपति को योजना की भनक लग गई और उसने बारी को आगाह कर दिया। कहा गया कि अगले 3 महीनों में हमला शुरू हो जाएगा, इसलिए लोगों का तुरंत वियना से बाहर निकालना शुरू हुआ। बारी ने तुरंत सांता को एक संदेश भेजा, सहायता की गुहार लगाते हुए। 2 महीने के भीतर शहर अधिपति ने सभी 12 और 71,650 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। पास के शहर का अधिपति भी बारी का मित्र था, इसलिए उसने उन लोगों को अपने नगर में रहने दिया। 4 दिन बाद सांता 10 विशाल जहाज लेकर पहुंचा और सभी लोग उन जहाज़ों पर चढ़कर वसुंधरा की ओर रवाना हो गए। शहर अधिपति साथ नहीं जा सका क्योंकि वह साम्राज्य में एक सरकारी अधिकारी था। वह अपने परिवार और सिपाहियों के साथ राजधानी लौट गया। आरव इस कहानी को सुनकर स्तब्ध रह गया। ये सब किसी टीवी धारावाहिक की कहानी जैसा लग रहा था। साथ ही उसने बारी और उसके लोगों के लिए दुख भी महसूस किया। कुल मिलाकर सांता 800 गुलामों के साथ साथ वियना से 13,350 लोग और लेकर आया था, यानी कि कुल 14,150 लोग उन जहाज़ों पर सवार थे। हालांकि उसे उनके लिए दुख हुआ, पर जितने मिट्टी के घर उसने तैयार किए थे वे इतने लोगों के लिए काफ़ी नहीं थे। कोई बात नहीं, उसने तय किया कि इन लोगों को केंद्रीय क्षेत्र के पास वाले एक एस्टेट में बसाया जाएगा। जहां तक राजकुमार बारी और उसके परिवार की बात थी, वे महल में उसके साथ रहेंगे। राजसी खून तो राजसी ही होता है। सांता ने आरव की ओर मुस्कुराकर देखा। तुमने 3,000 गुलामों के लिए भुगतान किया था, मैं तुम्हें बाकी के 2,200 और भेज दूंगा। याद रहे, इस समूह में 800 गुलाम पहले से हैं, सांता ने कहा। मैं तुमसे और नहीं मांग सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूं? ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम कैसे इंसान हो, इसलिए ही तो मैं तुम्हारे लिए और गुलाम लाना चाहता हूं। इन लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है, लेकिन अगर ये तुम्हारे पास रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इन्हें हर संभव मदद दोगे। तुम सही कह रहे हो, मैं सहमत हूँ। ऐसे में मैं तुम्हारी यात्रा का खर्च भी दूंगा, और अगर भविष्य में कोई शरणार्थी या ज़रूरतमंद मिले तो उन्हें भी यहाँ भेज देना, आरव ने कहा। बात खत्म होते ही आरव ने 50 सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभी पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, प्रमुख सेनापतियों, कप्तानों, उसकी माँ किम, लूसी, ग्रेस, छोटी मोमो, प्रमुख बटलर और मुख्य नौकरानी को बुलाएं। वह चाहता था कि ये सभी इन नए लोगों से मिलें। जब सब लोग पहुंच गए तो आरव ने उन्हें भूमि के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा कर दिया। वहीं उसने सांता से कहा कि वह किनारे के रेत पर सभी लोगों को इकट्ठा करे। सिस्टम, क्या तुम मेरी आवाज़ को बढ़ा सकते हो? मैं चाहता हूं कि जो सबसे पीछे हों वे भी मेरी बात साफ सुन सकें। साथ ही आगे वाले ये न महसूस करें कि मैं चिल्ला रहा हूं। सबको एक जैसी आवाज़ मिले। होस्ट, हाँ, मैं कर सकता हूं। इसकी कीमत 10 डीपी, 15 वाईपी या 4 बीपी प्रति घंटे है। इतना महंगा क्यों? ये तो बस वॉल्यूम बढ़ाना है। तुम मुझे लूट रहे हो क्या? अगर होस्ट को यह महंगा लगता है तो ये सिस्टम की समस्या नहीं। सिस्टम एक सर्वशक्तिमान तंत्र है और तर्क वितर्क से ऊपर है। होस्ट खरीद रहा है या नहीं? आरव को सच में लगा कि ये सिस्टम चिड़चिड़ा और चालाक है, ऊपर से बहस से परे। अरे छोड़ो। ठीक है, मैं बीपी से 1 घंटे के लिए ले रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से कई आज असहाय, डरे और भयभीत महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वसुंधरा आपके लिए एक सुरक्षित आश्रय होगा। आप सभी ने वियना में परिश्रम किया, वहां संघर्ष किया और अपने प्रियजनों की मौतें देखीं। हाँ, मैं उन 5,000 निर्दोष आत्माओं की बात कर रहा हूं जो पहले हमले में मारी गईं। आप सबने नरक को देखा है, उन क्रूर गिरोहों के हाथों जो केवल रक्तपात में आनंद पाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस धरती पर मैं आपको एक नई जिंदगी दूंगा, एक ऐसा रास्ता जिस पर आप गर्व से चल सकें। चाहे आप करुणा से लाए गए गुलाम हो या वियना के नागरिक, आज से आप मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार हैं। आपका दर्द मेरा दर्द है और आपकी खुशी मेरी खुशी। मैं गुलामी शब्द से नफरत करता हूँ। ये घृणित है और मेरे विश्वासों के विरुद्ध है। इस धरती पर गुलामी जैसा कुछ नहीं है और कभी नहीं होगा। मेरे राज्य में सभी को स्कूल जाना होगा,
बच्चे 14 वर्ष की आयु तक कोई काम नहीं कर सकते और उसके बाद भी वे केवल इंटर्नशिप के रूप में काम कर सकते हैं जब तक वे पढ़ाई पूरी न कर लें। धीरे धीरे आप वसुंधरा से उतना ही प्रेम करने लगेंगे जितना मैं करता हूँ। और अगर इस राज्य में कभी कोई परेशानी हो तो आप इन लोगों से मिल सकते हैं जो मेरी पीठ पीछे खड़े हैं, वे आपकी मदद करेंगे। एक बार फिर वसुंधरा में आपका स्वागत है युवराज बरी। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? सच कहें तो जब बरी ने आरव राठौड़ की ओर देखा तो वह समझ नहीं पाया कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और आरव उम्र में भी उससे छोटा था, इसलिए बरी असमंजस में था कि उसे कैसे संबोधित करे। उसे चिंता थी कि कहीं आरव को ये महसूस न हो कि वो उसे चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो भी तो एक राजकुमार था। बरी एक ईमानदार व्यक्ति था जो कभी किसी और की चीज नहीं चाहता था। जब उसके पिता ने उसे नगर सौंपे थे तो उन्होंने राजनीतिक मामलों को नगर प्रमुखों पर छोड़ दिया था और बरी का कार्य सिर्फ युद्ध करना और सैन्य प्रशिक्षण लेना था। एक राजवंश के नवे पुत्र के रूप में उसे कभी भी सिंहासन के सपने देखने की अनुमति नहीं थी। राजा ने पहले 5 बेटों के अलावा बाकी किसी को भी शक्ति सौंपने से इनकार कर दिया था, इसलिए नगर प्रमुखों को यह आदेश मिला था कि वे उसके बेटों के साथ नगर चलाएं और साथ ही उनकी जासूसी भी करें। अगर किसी पुत्र ने विद्रोह की योजना बनाई या राजा या उसके बड़े बेटों को मारने की साजिश की तो वे तुरंत सूचना दें। शुरू में तो नगर प्रमुख ने ये सब नियमों के अनुसार किया, लेकिन जब वह बरी से मिला और उसे जानने लगा तो उसकी सोच बदल गई। उसे लगा कि बरी में सिंहासन के लिए कोई लालच ही नहीं है और धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता भी हो गई। महारानी कभी नहीं चाहती थी कि कोई और पुत्र साम्राज्य चलाए उसके बेटे के अलावा, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि बाकी सब पुत्र केवल शूरवीर बने, शासनकर्ता नहीं। बरी को हमेशा तलवार की राह दिखाई गई थी, न कि शासन की। किसी मायने में वो पुराने आरव राठौड़ जैसा था। पुराना आरव भी किसी साम्राज्य को चलाने या नगर का नियंत्रण लेने में रुचि नहीं रखता था। दरअसल उसे हैरानी हुई थी जब उसके पिता ने उसे जमीन दी थी। उसे तो यही लगता था कि 15 की उम्र में वह अपनी माँ और लूसी के साथ किसी गांव में जाकर एक आम किसान की तरह जीवन बिताएगा। जो पैसा उनके पास जमा था उससे 3 जनों का 15 साल तक जीवन आराम से कट सकता था, बशर्ते वे सादगी से रहते। पुराना आरव शांत, साधारण और संतोषी स्वभाव का था। वह कभी अपनी सीमाओं से ज्यादा नहीं चाहता था। अब जब बरी ने आरव की ओर देखा तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे डर था कि अगर आरव ने उसे पसंद नहीं किया तो वो और उसका परिवार बाहर कर दिए जाएंगे। उनके पास अब कोई घर नहीं था। सच कहूं तो मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं, बरी ने घबराते हुए कहा। आरव उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ, इतने सख्त क्यों हो रहे हो? अगर तुम मेरा मतलब है बेंजामिन के भाई हो तो तुम मेरे भी भाई हो। आरव ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। वो देखो बड़े भैया, तुम्हारी माँ मेरी माँ के साथ हंस रही हैं, आरव ने कहा, उंगली से इशारा करते हुए। बरी ने देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसकी माँ को हंसते हुए सिर्फ उसने और उसकी बहन ने ही देखा था, राजा तक को नहीं। उसके चेहरे पर एक गहरा और सुकून भरा मुस्कान फैल गई। लगता है मैंने फिजूल में चिंता की, उसने मन ही मन सोचा। आरव ने उसकी ओर देखा और राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि बरी को उसके साथ असहजता महसूस हो। उसे पता था कि बेंजामिन जैसे व्यक्ति के साथ सिर्फ वही जुड़ सकता है जो दिल से सच्चा हो। अगर बेंजामिन किसी को आरव के पास लाया था तो वो यकीनन भरोसेमंद होगा, और अगर ऐसा न होता तो आरव खुद उसे खत्म कर देता। अगर ऐसा है तो मेरी सेना में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मैं तुम्हें सेनापति लक्ष्मण के अधीन एक कप्तान बनाऊंगा, जो कि मेरे होने वाले पिता हैं। इसके बाद आरव ने सांता के एक जहाज को फेल्सपार और अन्य दुर्लभ खनिजों से भर दिया। साथ ही उसने और चौक और रंग के सैंपल भी उसे दिए। इस सौदे से आरव ने 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाए। अब जब 14,150 नए लोग उसके पास थे तो आरव के पास अपने कई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पर्याप्त श्रमिक थे। उसने सभी से गोपनीयता अनुबंध साइन करवाया, जिसमें यह साफ कहा गया था कि अगले 20 वर्षों तक वे जो कुछ भी सीखेंगे उसे बाहर नहीं बांट सकते। जो कोई भी नियम तोड़ेगा उसे और उसके पूरे परिवार को मृत्युदंड मिलेगा। वैसे भी वे सभी लोग इतना तो समझ ही चुके थे कि धरती साम्राज्य में ऐसा व्यवहार शायद ही कोई और शासक करेगा।
इसलिए वे जानबूझकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इस समूह में 1600 लोग ऐसे थे जो योद्धा बनना चाहते थे। उन्हें बैरक में भेज दिया गया। बरी और उसके परिवार को आरव ने कार्य से मुक्त रखा। सौभाग्यवश कुछ लोग अपने साथ व्यावसायिक अनुभव भी लेकर आए थे, जिनमें 7 डॉक्टर, 14 नर्सें, 6 शिक्षक, 20 लोहार और बढ़ई, 9 औषधिविद और 3 पूर्व सरकारी अधिकारी शामिल थे। कुल संख्या हुई 59। आरव को ये भी पता चला कि इन लोगों में 2127 बच्चे 0 से 14 वर्ष की उम्र के हैं। अभी तो बच्चे स्कूल प्रांगण में एक बड़ी इमारत में पूरा दिन खेलते, खाते और थोड़ा पढ़ते थे। 28 महिला देखरेख करने वाली थीं, जो बच्चों की उम्र के अनुसार उन्हें अलग अलग कमरों में संभालती थीं। कुछ छोटे बच्चे तो अभी चलना भी सीख रहे थे और कुछ 14 वर्षीय तो अपने अपने कमरों में उछल कूद करते। छोटा मोमो भी अपनी कक्षा में काफी चंचल था। आरव ने बच्चों के लिए एक पूरा शेड्यूल बनवाया था, जिसमें नींद का समय, खेल का समय, भोजन, पढ़ाई और आराम सभी कुछ शामिल था। जब माता पिता का काम खत्म होता, वे अपने बच्चों को लेने आ जाते। इस सेवा से खासकर महिलाएं बहुत खुश थीं। अब वे काम पर ध्यान दे सकती थीं, बिना किसी चिंता के। कुछ महिलाएं अब अपने पतियों के साथ मिलकर काम भी करने लगी थीं। कुल मिलाकर डे केयर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता था। रात की शिफ्ट वाले लोग भी अपने बच्चों को समय पर ले जा सकते थे। आरव को पूरा विश्वास था कि अगर उसने ये सेवा कभी बंद की तो नगर में दंगे छिड़ जाएंगे। उसने खेल के मैदान में लोहे के 10 झूले भी लगवाए थे और खुले मैदान भी साफ करवा दिए थे। भविष्य में वो रंग भरने की किताबें और खिलौने भी उपलब्ध कराएगा। अब जब और 2127 बच्चे आ चुके थे, आरव ने एक और इमारत बनवाने का निर्णय लिया और 292 और देखभालकर्ता नियुक्त किए। अब बईमड में कुल 2428 बच्चे हो गए थे, यानी हर देखभालकर्ता के पास लगभग 20 बच्चे होंगे जो शिफ्ट में काम करेंगे। साथ ही 60 वर्ष और उससे ऊपर के 369 बुजुर्ग लोग भी बईमड आए थे। जब आरव ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे बस अपने बेटों बेटियों के घरों में रहकर घर की देखभाल करना चाहते हैं। आरव ने उनकी बात मान ली और कहा कि अगर उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो किसी भी पहरेदार को बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी बात सुनकर आरव खुद चौंक गया। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।